कोरोना महामारी और इंसानों का रिश्ता ऐसा हो गया है जैसे दोनों जन्म जन्म के साथी हों। एक बार को कोरोना दूर हो जाए तो विरह वेदना सताने लगती है। हम तमाम जतन करके उसे वापस बुला लेते हैं। आसपास फिल्म का एक गाना है, आनंद बख्शी का लिखा। क्या बोल है? तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। यूरोप में इस वक्त यही हो रहा है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा वैक्सीन लगा चुका है। जो बच गए हैं उनमें से अधिकांश पुरानी जिद पर कायम है। कोरोना से मर जाएंगे पर वैक्सीन नहीं लगाएंगे। ऐसे कई शहर जहां कम वैक्सीनेशन हुआ है पिछले दिनों में कोरोना हॉटस्पॉट बनकर सामने आए हैं। यूरोप कोरोना की चौथी लहर की कगार पर खड़ा है। 5 नवंबर को WHO ने अपनी रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक अगर अभी वाली रफ्तार जारी रही तो यूरोपीय क्षेत्र में फरवरी 2022 तक 5 लाख और लोगों की कोविड के चलते जान जा सकती है। इन आशंकाओं के बीच सरकारों को सख्ती पर भी उतरना पड़ा। मसलन 15 नवंबर को ऑस्ट्रिया ने लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया, चुनिंदा लोगों के लिए। ये चुनिंदा लोग कौन हैं? वैसे लोग जिन्होंने कोरोना का टीका नहीं लगवाया। उन्हें सिर्फ मेडिकल या बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ही बाहर जाने की इजाज़त होगी, वरना घर में बंद रहें। ऑस्ट्रिया अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए लॉकडाउन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बाकी देश वैक्सीन नहीं लगाने वालों से कैसे निपट रहे हैं? कोरोना वैक्सीन की उपयोगिता साबित होने के बावजूद लोगों में झिझक क्यों है और इस झिझक से दुनिया पर क्या खतरा मंडरा रहा है, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी। अक्टूबर 2021 में इटली ने अपने यहां ग्रीन पास वाला कानून लागू किया था। इसके तहत प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले हर एक कर्मचारी के लिए पास लेना अनिवार्य कर दिया गया। नियम क्या थे? कोरोना की वैक्सीन लगानी होगी या नेगेटिव कोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी या फिर हाल में कोविड से रिकवर होने का सबूत देना होगा। अगर आप नियमों पर खरे उतरे तो ग्रीन पास मिलेगा। अगर पास नहीं लिया तो क्या होगा? आपको काम पर आने से रोक दिया जाएगा। इतना ही नहीं, 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब सरकार कानून ले आई, लेकिन लोग अब भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हुए। ट्रिएस्ते शहर में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। माय बॉडी माय रूल की तख्तियां लेकर हजारों की भीड़ में लोग बिना मास्क के नारे लगा रहे थे। ये बहुत सारे प्रदर्शनकारी इटली के अलग अलग शहरों से आए थे। पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया, पर नुकसान हो चुका था। प्रोटेस्ट खत्म होने के 2 हफ्ते बाद ही ट्रिएस्ते कोरोना हॉटस्पॉट बन गया। रोजाना नए मामलों की संख्या बढ़ने लगी। ट्रिएस्ते में आईसीयू में दाखिल होने वाले कोरोना के मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ गई। इटली में 12 साल से ज्यादा उम्र के 80% लोग हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी है। इसके बावजूद 17 नवंबर को यहां एक दिन में 10,000 नए मामले दर्ज किए गए और इसमें सबसे बड़ा योगदान एंटी वैक्सीन प्रोटेस्टर्स का था। अब इटली के उत्तर में चलते हैं। बोल्जानो नाम का एक प्रांत है, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की सीमा के पास पड़ता है। यहाँ की वैक्सीनेशन की दर सबसे ज्यादा चौपट है। इस इलाके के लोग होम्योपैथी और प्राकृतिक दवाओं पर ज्यादा भरोसा करते हैं, सरकार पर नहीं करते। यहाँ भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। आपने इटली की बात सुनी, अब ऑस्ट्रिया चलते हैं। 17 नवंबर को ऑस्ट्रिया में 14,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। ये अपने आप में उस मुल्क की आबादी को देखते हुए एक रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रिया में भी सबसे ज्यादा प्रभावित प्रांत है अपर ऑस्ट्रिया और सोल्जबर्ग। ऑस्ट्रिया में सिर्फ 65% लोग ऐसे हैं, आबादी ऐसी है जिसको वैक्सीन लगी है। यूरोप के बाकी देशों की तुलना में ये कम है। जब संक्रमण वहां नियंत्रण से बाहर हो गया तो सरकार को अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा। ऐसे लोगों को पहले पब्लिक प्लेस पे जाने से रोका जा रहा था। अब नियम बना दिया गया कि घर पे ही बैठे रहो और नियम का पालन नहीं किया तो 1.5 लाख की चुंगी। 12 साल से कम उम्र के बच्चों और हाल में कोविड से रिकवर हुए लोगों को इस लॉकडाउन से छूट दी गई है। जब ये सरकार नियम लेकर आई तो जमकर विरोध भी हुआ। संक्रमण के खतरे के बावजूद इटली की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी लोग ये ऑस्ट्रिया का बहुत रनिंग जोक है जिसमें वो लोग लिखते हैं बैग्स पे कि देयर आर नो कंगारूज इन ऑस्ट्रिया, और मैं भी फ्लो में ऑस्ट्रिया की जगह ऑस्ट्रेलिया बोल गया। गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इटली के साथ साथ ऑस्ट्रिया में भी वही मूर्खता दिखाई गई। कोविड के खतरे के बावजूद लोग सड़कों पर उतरे। दक्षिणपंथी पार्टियों ने आरोप लगाया कि सरकार लोगों को बांट रही है, लेकिन सरकार ने महामारी से निपटने के लिए अपना मूड तय कर लिया है। गृह मंत्री कार्ल नेवर ने साफ कर दिया कि लॉकडाउन कोई सुझाव नहीं है, आदेश है, पालन तो करना ही होगा। हालांकि जानकारों का कहना है कि सरकार ने सख्त होने में देर कर दी। हालात हाथ से निकलने की कगार पर हैं। अगर 10 दिनों के अंदर केस का बढ़ना नहीं रुका तो लॉकडाउन को आगे बढ़ाना पड़ेगा।
ये तो 2 देशों का हाल है। यूरोप के बाकी देशों में क्या चल रहा है? नेदरलैंड में रोजाना 20,000 से ज़्यादा नए केस। 12 नवंबर को यहाँ भी आंशिक लॉकडाउन लगाया गया, जिसके तहत दुकानें रात 8 बजे तक बंद करनी होंगी। ये 8 बजे वाला फंडा इंडिया में भी था। हमको समझ में नहीं आया कि ये जैसे वो होता है ना, डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, तो क्या कोविड सिर्फ 8 बजे के बाद फैलना बंद कर देता है? बहरहाल, नेदरलैंड में एक नियम और है कि घर में 4 से ज़्यादा मेहमान बुलाने की इजाज़त नहीं होगी। स्पोर्टिंग इवेंट्स भी बिना दर्शकों के आयोजित होंगे। ये नियम सब पर लागू हैं, चाहे वैक्सीन लगवाई हो या न लगवाई हो। वजह, जिस स्पीड से नेदरलैंड में केस बढ़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि जल्द ही पूरे लॉकडाउन की गुंजाइश बन सकती है। अब एक और देश चलते हैं, ताकतवर देश जर्मनी। 17 नवंबर को जर्मनी ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ा। एक दिन में 65,000 से ज़्यादा मामले। साइंटिस्ट का कहना है कि असली संख्या 3 गुना से ज़्यादा हो सकती है, रिपोर्टेड से 3 गुना ज़्यादा। जर्मनी में अभी तक 67% आबादी को ही कोरोना का टीका लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार की लहर में हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू में भर्ती होने वालों की संख्या कुछ कम है। जिन्हें ज़रूरत पड़ रही है उनमें ज़्यादातर को वैक्सीन नहीं लगी है। जर्मनी अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर रहा है, ऑस्ट्रिया की तर्ज पर। फ्रांस की बात करें तो यहाँ पर कोरोना की 5वीं लहर की आशंका जताई जा रही है। एक दिन में 20,000 से ज़्यादा मामले रोजाना आ रहे हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन की संभावना पर बात नहीं हो रही। यूक्रेन में भी कोरोना के नए रिकॉर्ड, रोजाना 20,000 से ज़्यादा मामले, 800 से ज़्यादा लोगों की मौत। यहाँ फुली वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या 21% के आसपास है। सरकार दोनों डोज लगाने वालों को 3,000 रुपये भी दे रही है, ताकि लोगों की वैक्सीन की झिझक टूटे या लालच में ही लगवा लें। पर देखते हैं ये लालच जब तक लोगों पर काम करे तब तक बहुत देर ना हो जाए। लिस्ट लंबी है। स्लोवाकिया, स्वीडन, सर्बिया, चेक रिपब्लिक, ब्रिटेन, ग्रीस, लातविया समेत कई देशों में संक्रमण दर उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। हालांकि इस बार की लहर में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि आईसीयू में भर्ती होने वाले ज़्यादातर मरीज अनवैक्सीनेटेड हैं, यानी जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है उनके आईसीयू में भर्ती होने की नौबत कम आ रही है। तो उपयोगिता तो वैक्सीन की साबित हो रही है, पर कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा। याद रखना होगा, कोरोना को दोबारा से पनपने के लिए एक मौका ही काफ़ी है। आज की दुनिया वैश्विक है, हर व्यक्ति के हित एक दूसरे से जुड़े हैं। कोरोना ने हमें बार बार साबित करके यही बात दिखाई है। चीन के वुहान में शुरू हुई महामारी 50 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले चुकी है। 25 करोड़ से ज़्यादा लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं और ये संख्या रोज़ बढ़ रही है। वैक्सीन इस संकट को रोकने का इकलौता उपलब्ध उपाय है। इस सच्चाई से मुंह फेरने वाली जनता के लिए नौशाद अशहर का एक शेर पढ़ना चाहूंगा। हर कदम खाएगा ठोकर न दिखाई देगा, आंख हो बंद तो पत्थर न दिखाई देगा। यूरोप की नादानी पूरी दुनिया के लिए सबक है। सरकार हो या जनता, मौका भी है सरकारों के लिए कमियां दूर करने का और आम लोगों के लिए अपनी झिझक से पार पाने का। ये था हमारा आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। आज सुर्खियों में कुछ विस्तार है, गौर से सुनिएगा। पहली सुर्खी चीन से है। 17 नवंबर को सरकारी मीडिया चैनल CGTN ने एक चिट्ठी जारी की। चैनल का दावा कि यह चिट्ठी टेनिस स्टार पेंग शुआई की है। पेंग डबल्स रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 रह चुकी हैं। बकौल चिट्ठी, पेंग ने लिखा है कि मैं ठीक हूं, घर पर आराम कर रही हूं। अब ये चिट्ठी की नौबत क्यों आई? पेंग ने नवंबर के महीने की शुरुआत में चीन के पूर्व वाइस प्रीमियर जोंग गुआली पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस इल्जाम के लगाने के बाद ये खिलाड़ी पब्लिक में नहीं दिखी। उनके सोशल मीडिया पोस्ट भी डिलीट हो गए। अब ये जोंग गुआली जो हैं वो 2013 से 2018 तक चीन के वाइस प्रीमियर रहे। उन्हें राष्ट्रपति शी जिनपिंग का करीबी माना जाता है। चीन में ऐसे लोगों की लिस्ट लंबी है जिन्होंने सरकार की आलोचना की और गायब हो गए। मसलन फिल्म एक्ट्रेस झाओ वेई, फॉन बिंगपिंग, दिग्गज उद्योगपति जैक मा और रेंग झिकियांग समेत कई लोग ऐसे ही गायब हो जाते हैं। 2018 में इंटरपोल के मुखिया थे मैंग होंगवेई। सितंबर के महीने में वो अपने घर चीन आए, फिर एक दिन वो भी गायब हो गए। उनके नाम से इस्तीफे वाली चिट्ठी भी इंटरपोल के पास पहुंच गई। इंटरपोल ने नया मुखिया भी चुन लिया, लेकिन लंबे वक्त तक मैंग के बारे में पता नहीं चला। जानकारी सामने आई जनवरी 2020 में, जब मैंग को घूसखोरी के आरोप में चीन में 13 साल की सजा सुनाई गई। जानकार कहते हैं कि गायब किए गए लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, हर पल निगरानी होती है, उन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब से ढाला जाता है। पेंग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप भी लगाए। इसे पार्टी की तौहीन माना गया और आशंका जताई जा रही कि उन्हें भी चुप करा दिया गया। उनकी चिट्ठी की भाषा और फॉर्मेट देखकर लगता नहीं कि इसे पेंग ने लिखा होगा। इसमें उन्होंने पहले लगाए गए यौन शोषण के आरोपों को गलत बताया। विमेंस टेनिस एसोसिएशन ने मांग की है कि चीन सरकार पेंग को बाहर आकर बोलने दे।
जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ने भी वेयर इज फेंग शुई कैंपेन शुरू किया है। हालांकि इस बात की आशंका है कि चीन अपनी परंपरा का पालन करेगा, यानी मामले को घरेलू बताएगा और पल्ला झाड़ लेगा। आत्म प्रशंसा में डूबी सरकारों में बहरेपन की शिकायत अक्सर पाई जाती है पूरी दुनिया में। चीन ऐसी सरकारों का सरदार है। दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। 50 और 60 के दशक में यहां पर एक अश्वेत सामाजिक कार्यकर्ता हुए मैल्कम एक्स। फरवरी 1965 में एक समारोह के दौरान उन्हें गोली मार दी गई। इस मामले में नेशन ऑफ इस्लाम पार्टी के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैल्कम एक्स भी पहले इस पार्टी से जुड़े थे, बाद में अनबन हुई तो अलग हो गए। मैल्कम एक्स की हत्या में जुड़े ये 3 लोग थे मुजाहिद अब्दुल हलीम, मोहम्मद अजीज और खलील इस्लाम। इनमें से मुजाहिद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, बाकी दोनों बेगुनाह होने का दावा करते रहे, पर अदालत ने तीनों को 20 साल के लिए जेल भेज दिया। अजीज और खलील 80 के दशक में रिहा हो गए। 2009 में खलील की मौत हो गई। इसके बाद अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। फरवरी 2020 में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, हु किल्ड मैल्कम एक्स। इसमें जांच पर सवाल उठाए गए, चर्चा बढ़ी तो केस दोबारा खोला गया। अब जाकर इसकी रिपोर्ट बाहर आई और रिपोर्ट से पता चला कि मोहम्मद अजीज और खलील इस्लाम बेगुनाह थे, उन्हें गलती से इस केस में फंसाया गया। अब उन दोनों को दोष मुक्त करने की तैयारी चल रही है। हालांकि मुजाहिद अब्दुल हलीम पर दोष बरकरार रहेगा। तो भले ही 2 लोगों की बेगुनाही साबित हो चुकी हो, लेकिन जांच को लेकर सवाल खत्म नहीं हुए। अभी ये पता करना बाकी है कि मैल्कम एक्स की हत्या के असली दोषी कौन थे और 2 बेगुनाह लोगों को हत्या के मामले में किसने फंसाया। आज की तीसरी सुर्खी सैन्य तानाशाही से जुड़ी है। पहली खबर सूडान से। यहां 25 अक्टूबर को सेना ने प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स को हिरासत में लिया था। इसके बाद प्रोविजनल काउंसिल भंग कर दी थी और इमरजेंसी लगा दी थी। इस तख्ता पलट के विरोध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। 17 नवंबर को राजधानी खार्तूम में प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी गई, जिसमें 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। 25 अक्टूबर के बाद हुए प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 38 तक पहुंच गई है। पिछले हफ्ते फतेह अल बुरहान ने एक नई काउंसिल बनाई थी, जिसमें सेना और सिविलियन दोनों तरह के लोगों को शामिल किया गया था। प्रोटेस्टर्स की मांग है कि सेना सरकार के काम में दखल ना दे और इसीलिए वो पूरे लोकतंत्र के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। सैन्य तानाशाही से जुड़ी दूसरी खबर म्यांमार से है। यहाँ पर भी पिछले 10 महीने से मिलिट्री रूल चल रहा है। कोरोना लॉकडाउन खत्म होने के बाद 1 नवंबर को सब स्कूल खोल दिए गए, लेकिन स्कूल में स्टूडेंट और टीचर नहीं आ रहे। पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी नहीं। उनका कहना है तब तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे जब तक देश में लोकतंत्र नहीं आ जाता। म्यांमार और सूडान के सैन्य तख्तापलट पर हमने दुनियादारी में विस्तार से बात की थी। आपको उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है कि कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।